चलो शुरू करते हैं, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने कहा। इसके बाद उन्होंने एरिक को कुछ मूव्स दिखाने शुरू किए। शुरुआत उन्होंने बेसिक किक्स से की, जिन्हें एरिक को दोहराना था। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते ही प्रोफेसर मैकेलिस्टर बोले, सब कुछ साफ है? जी प्रोफेसर, एरिक ने जवाब दिया। अच्छा, अब ट्रेनिंग शुरू करो। एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि टीचर का व्यवहार उसके प्रति इतना ठंडा था। दूसरी पावर जागने के बाद उसे लगा था कि लोग अब उसे इज्जत देंगे, लेकिन प्रोफेसर मैकेलिस्टर को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एरिक ने टीचर की किक्स की नकल की, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह उन्हें सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। पैर जमीन पर मजबूती से रखो, हिप्स को बैलेंस करो, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने सुधार करते हुए कहा। इस मूव के लिए तुम्हारा बायां पैर बहुत आगे है। जैसे जैसे समय बीतता गया, एरिक को और साफ महसूस होने लगा कि वह अपनी उम्र के दूसरे लोगों से कितना पीछे है। इसमें उसकी गरीबी और टैलेंट की कमी दोनों का हाथ था। उसे शर्म महसूस हुई। दुनिया उसे पहले से भी ज्यादा बेरहम लगने लगी। वह दूसरों के शुरुआती स्तर तक पहुंचा ही था कि पता चला बाकी सब उससे कहीं ऊपर के लेवल पर थे। फिर भी बिना मेहनत के कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, और सिस्टम की वजह से एरिक को भरोसा था कि समय के साथ वह सबको पीछे छोड़ देगा। फिलहाल उसकी नई स्ट्रेंथ उसे इतना कॉन्फिडेंस दे रही थी कि वह आम लोगों से आसानी से नहीं हारेगा। लेकिन किसी ऐसे इंसान के सामने क्या होगा जिसने सही मायनों में ट्रेनिंग ली हो? इसी दौरान एरिक की नजर बाकी छात्रों की स्पैरिंग पर गई। एंडरसन वर्थिंगटन नहीं, बल्कि एम्बर और नथानियल उसकी आंखों में बस गए। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, और उनके मूव्स एरिक की तुलना में बेहद तेज, साफ और शालीन थे। उसे जलन महसूस हुई। ये मुझसे इतने बेहतर क्यों हैं? क्या ये सच में इतने महान हैं? उसने सोचा। स्पैरिंग के दौरान पावर्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्हें जरूरत भी नहीं थी। बचपन से ट्रेनिंग लेने की वजह से प्रोफेसर मैकेलिस्टर के ये छात्र जन्मजात फाइटर्स थे। नथानियल ने एम्बर पर मुक्का मारा, लेकिन एम्बर ने उसे बड़ी खूबसूरती से डॉज किया और काउंटर में किक मारी। उसने उसका पैर हटाया और नथानियल जमीन पर गिर पड़ा। अविश्वसनीय फुर्ती से नथानियल घूमकर उठा और एम्बर की पिंडलियों पर किक करने की कोशिश की। एम्बर पीछे हट गई और अगली चाल के लिए तैयार हो गई। वह एक डांसर की तरह हिल रही थी, तेज, सटीक और नथानियल की कमजोर जगहों पर वार करती हुई। नथानियल का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वह आक्रामक था और अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ का फायदा उठाकर वार करता था। साथ ही वह इतना तेज भी था कि ज्यादातर हमलों से बच जाता और हर एक्सचेंज में एक दो हिट लगा देता। एम्बर ने हवा में ही अपना हमला रोक लिया और पीछे हट गई। वह उस वक्त नथानियल की ओर मुड़ी जब वह एक पंच के लिए तैयार हो रहा था। एम्बर ने साइड स्टेप किया और फिर से नीचे की ओर किक मारी, जिससे नथानियल दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। साफ था कि दोनों में बेहतर कौन था। बेहद ताकतवर ब्रेन क्रिस्टल पावर होने के बावजूद मार्शल माइट के मामले में नथानियल सिर्फ तीसरे नंबर पर था। एरिक ये सब देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि अपनी ट्रेनिंग से ध्यान न हटे। प्रोफेसर मैकेलिस्टर उसे दूसरों को देखते पकड़ लिया। क्या कर रहे हो लड़के? कुछ नहीं, माफ कीजिए प्रोफेसर, एरिक ने जल्दी से कहा। दूसरों को घूर कर समय बर्बाद मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हें उन लोगों से बचना सीखना है जो तुम्हारे पीछे आएंगे। एरिक ने सिर हिलाया और फिर से ट्रेनिंग में लग गया। हालांकि उसकी नजर अब भी एम्बर और नथानियल की लड़ाई पर टिकी थी। उसे न तो नथानियल पसंद था, न ही वह किसी का फैन था, लेकिन गेट पर एम्बर का व्यवहार उसके साथ ठीक था। नथानियल ने फिर से पंच मारा, जो एम्बर की पसलियों पर लगा। एम्बर ने वार सहा और पीछे हटी। नथानियल ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और आगे बढ़कर चेहरे पर पंच किया। एम्बर हवा में उछल गई और हमला बचा लिया। जैसे ही वह जमीन पर उतरी, उसने नथानियल के चेहरे पर किक जड़ दी। क्या तुम हार मानते हो? तुमसे कभी नहीं, नथानियल ने जवाब दिया। वह फिर से उस पर टूट पड़ा, पंच पर पंच। एम्बर ज्यादातर बचती रही, लेकिन सब नहीं। एक पंच उसके जबड़े पर लगा और वह पीछे उड़ गई। उसका सिर पत्थर की जमीन से टकराया और माथे से खून बहने लगा। वह धीरे धीरे उठी, खून थूकते हुए, और नथानियल को घूर कर बोली, अगर मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी ख्वाहिश, नथानियल ने कहा। लड़ाई जारी रही। एम्बर की स्पीड की वजह से नथानियल को कई हिट्स लगीं, लेकिन उसके वार एम्बर जितने ताकतवर नहीं थे। नथानियल के सिर्फ दो तीन भारी वारों से ही एम्बर को हिलने में दिक्कत होने लगी।
दूसरी तरफ नथानियल उससे ज्यादा टैंकी था, मगर उसे भी कई ऐसे वार लगे जो उसे बेहोश कर सकते थे। कई एक्सचेंजेस के बाद एम्बर ने एक जोरदार किक मारी और नथानियल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब इतने बहादुर नहीं रहे, है ना नथानियल? एम्बर ने बेहोश पड़े लड़के से कहा। किससे बात कर रही हो? प्रोफेसर मैकेलिस्टर की एक और टॉप स्टूडेंट ग्वेन लिंजी ने कहा। ग्वेन औरतों में काफी लंबी थी, लगभग 5 फीट 10 इंच, और उसके लंबे भूरे बाल कंधों से नीचे तक आते थे। वह मस्कुलर और ताकतवर थी, ऐसा शरीर जो कई मर्दों को भी जलन में डाल दे। लेकिन एक अच्छी फाइटर की तरह वह सिर्फ ब्रूट फोर्स पर निर्भर नहीं रहती थी, वह टेक्निक का इस्तेमाल करती थी। उसका फाइटिंग स्टाइल ऑफेंस और डिफेंस का संतुलन था। वह वार सह सकती थी और फिर सही मौके पर पलटवार करती थी। उसकी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बेहतरीन थी, जिससे वह खुद से बड़े ओपोनेंट्स को भी गिरा सकती थी। ग्वेन ने फ्लॉयड वेल्डेज के खिलाफ भी स्पार जीता, जो ग्रुप में 7वें रैंक पर था। दोनों अंत तक लड़े, कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। मुकाबला काफी करीबी था, लेकिन आखिरकार ग्वेन ने फ्लॉयड को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। फ्लॉयड ने सिर हिलाया, अपनी कनपटी मलते हुए। कमबख्त, समझ नहीं आया क्या हो गया। इस बार मैं जीत सकता था। कोई बात नहीं, अगली बार शायद, ग्वेन ने कहा। ग्वेन और फ्लॉयड दोनों एम्बर के पास आए और फिर नए रिक्रूट एरिक को ट्रेनिंग करते देखने लगे। काफी पैथेटिक है ना? ग्वेन ने कहा। इतनी सख्ती मत करो। आखिर उसने अभी एक काम की पावर अवेकन की है, एम्बर बोली। और जहां तक मुझे पता है, उसके पास सही ट्रेनिंग के लिए पैसे भी नहीं है। तो स्कूल में ट्रेन नहीं किया? फ्लॉयड ने पूछा। मजाक कर रहे हो? लोगन रीड हर मौके पर उसे पीटता था। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो, एम्बर? ग्वेन ने पूछा। क्योंकि मुझे उस पर तरस आता है, एम्बर ने जवाब दिया। तीनों एरिक की शर्मनाक किक्स देखते रहे, इतनी बुरी कि उन्हें आखिरकार नजरें हटानी पड़ी। कुछ देर बाद प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने एरिक को ट्रेनिंग रोकने को कहा। एरिक नहाना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि बाकी छात्र उसे ऐसा करने देंगे। एरिक ने बाकी छात्रों के शॉवर खत्म होने का इंतजार किया, फिर अंदर गया। शॉवर रूम काफी बड़ा था, ऊंची छत और स्टॉल्स की कई लंबी कतारें। एक दीवार के साथ यूरिनल्स की एक पंक्ति थी, और ठीक उसके सामने दूसरी पंक्ति कमर की ऊंचाई पर। दोनों सिरों पर सिंक लगे थे, बिल्कुल वैसे जैसे पब्लिक वॉशरूम में होते हैं। एरिक इतनी बड़ी बाथरूम स्टॉल्स में पहले कभी नहीं गया था। ये सच में बहुत विशाल थी, घर के शॉवर से भी बड़ी। उसने अंदर जाकर पानी पूरी ताकत से चालू किया, सबसे गर्म तापमान पर, बस इतना कि जले नहीं। करीब 5 मिनट तक वह शॉवर में खड़ा रहा। उस थोड़े से समय में उसने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ इस बात का आनंद लिया कि इतना बड़ा और आरामदेह शॉवर मिल रहा था। शॉवर से निकलकर एरिक ने कपड़े पहने और वापस जिम की तरफ गया। वहां सिर्फ उसका टीचर मौजूद था। अंदर आते ही एरिक ने आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा। नुकीली नाक, भरे हुए होंठ और भूरी आंखें। वह थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता और हल्की सी ऊब के अलावा कोई भाव नहीं था। काले बाल ढीली लटों में उसके माथे पर गिरे हुए थे, और जब वह आगे झुकता तो वे गालों को छू लेते। मुंह के कोनों के पास झुर्रियां थीं, लेकिन इसके अलावा ये मिडिल एज प्रोफेसर काफी स्वस्थ ही दिखता था। जैसे ही प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने एरिक को देखा, वह अपने हमेशा वाले सख्त भाव के साथ उसकी ओर बढ़ा। उसने एरिक के चेहरे को ध्यान से देखा और आह भरी। एरिक समझ नहीं पाया कि उसका टीचर क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी रिजाइंड सी शक्ल देखकर लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं। एरिक, उसने कहा, उसकी तरफ देखते हुए, अब चीजें तुम्हारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। क्यों? एरिक ने पूछा। क्योंकि अब तुम्हारे पास दो पावर्स हैं। मिलिट्री पूरी कोशिश करेगी कि तुम्हें एक किलर बना दे। एरिक ने जवाब नहीं दिया, बस अपने टीचर को देखता रहा। यह नॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग होगा, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने आगे कहा। यह ब्रूटल होगा, अब तक की किसी भी ट्रेनिंग से ज्यादा मुश्किल। और अगर तुम में स्किल की कमी रही, विच अभी है, तो यह ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्श होगी। इसलिए इन महीनों में जितना हो सके उतना ट्रेन करना बेहद जरूरी है। एरिक का दिल बेचैन होने लगा। और यही अकेली समस्या नहीं है, टीचर ने कहा। मिलिट्री तुम्हारा जल्द से जल्द इस्तेमाल करना चाहेगी। वे तुम्हें किसी डेंजरस मिशन पर भेज सकते हैं, और अगर तुम अनप्रिपेयर्ड रहे तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने एरिक के चिंतित चेहरे को देखा और उदास सी मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
लेकिन मुझे चाहिए कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, एरिक। एरिक ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि अब सब कुछ सीरियस होने वाला है। फिर भी प्रोफेसर मैकेलिस्टर के साथ होने से उसे भरोसा था कि वह आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाएगा। अब घर जाओ, टीचर ने कहा, और कल सुबह वापस आना मत भूलना। लेकिन प्रोफेसर, कल तो संडे है, एरिक ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब आया। एरिक ने स्कूल की बिल्डिंग छोड़ी और हमेशा की तरह ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ गया। सूरज डूब चुका था और रात पूरी तरह छा गई थी। वह तेज चल रहा था ताकि ट्रेन न छूट जाए। चलते चलते वह अपने आसपास देखता और सोचता रहा, क्या अपनी नई पावर दिखाना गलती थी? क्या उसे तब तक इसे छुपाए रखना चाहिए था जब तक वह और मजबूत न हो जाता? क्या चुप रहना ज्यादा सही होता? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। लेकिन एक बात वह साफ जानता था, वह अब और गार्बेज की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता था। हालात जैसे भी हो, एरिक ने तय कर लिया था कि वह उनका सामना करेगा। ट्रेन स्टेशन पहुंचकर वह ट्रेन में चढ़ा, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट उतरा और पैदल घर गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला, बैकपैक टेबल पर रखा। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। सिस्टम, शो मी द क्वेस्ट्स लिस्ट। Daily eating habits. Complete. Rewards for completion. 10 experience. 10 DNA points. Failure penalty. None. Eat a healthy meal. Physical training. Complete. Rewards for completion. 10 experience. 10 DNA points. Failure penalty. None. Train for at least an hour. The host may choose whatever exercise to complete the quest. लगता है प्रोफेसर मैकेलिस्टर के साथ ट्रेनिंग करने से मेरी दूसरी डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई, एरिक ने सोचा। बाद में उसने अकेले बैठकर डिनर किया। खाते हुए उसके दिमाग में प्रोफेसर मैकेलिस्टर की बातें घूमती रहीं। अगर यह सब सच था, तो मिलिट्री एकेडमी पहुंचने के बाद उसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। एरिक ने सोचा कि वह क्या कर सकता है ताकि हालात थोड़े सेफर हो सके। उसका बस एक ही जवाब था, ट्रेनिंग। मुझे सिस्टम का पूरा फायदा उठाना होगा, उसने सोचा। एरिक अपने कंप्यूटर के पास गया और उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन उभर आया। डिवाइस फाउंड, एरिक्स पर्सनल कंप्यूटर। डू यू वांट टू कनेक्ट टू इट? यस, एरिक ने कहा। कनेक्शन टू द डिवाइस, एरिक्स पर्सनल कंप्यूटर कंप्लीट। इसके बाद एरिक ने इंटरनेट पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट मैनुअल्स ढूंढने शुरू किए। उसने वही स्टाइल चुना जो मिलिट्री सिखाती थी, वही जो उसका टीचर उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। वहां इसके वीडियोस भी थे, तो उसने सब कुछ डाउनलोड कर लिया। मैं इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करना चाहता हूं, एरिक ने सोचा। तुरंत उसके सामने एक विंडो में वीडियोस और बुक्स की लिस्ट आ गई। Available information list. Kyokar hand-to-hand manual. Kyokar hand-to-hand lesson 1. Kyokar hand-to-hand lesson 2. Kyokar hand-to-hand lesson 3. Kyokar hand-to-hand lesson 20. Kyokar hand-to-hand lesson 50. System. अगर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इंजेक्ट करूं, तो कोई प्रॉब्लम होगी? Answer. The host will lose consciousness for 2 hours. अगर बस इतना ही है, तो सब इंजेक्ट कर दो, ने कहा। यह पहली बार था जब वह इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इंजेक्ट करने वाला था, लेकिन राहत की बात थी कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ, उसे अपने शरीर और दिमाग में जबरदस्त एनर्जी का सर्ज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ब्रेन में स्टेरॉइड्स डाल दिए हों। उसके विचार पहले से कहीं ज्यादा साफ और फोकस्ड हो गए। बट यह एहसास बस कुछ ही पलों का था। धीरे धीरे एरिक की चेतना धुंधली होने लगी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। 2 घंटे बाद एरिक की आंख खुली। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग ब्लेंडर में घूमकर आया हो। सब कुछ धूधला और भारी सा था। थोड़ी देर बाद जब होश पूरी तरह लौटा, तो उसने खुद को चेक किया। कहीं कोई डैमेज या प्रॉब्लम तो नहीं। राहत की बात थी कि सब कुछ ठीक था। जैसे ही उसका दिमाग साफ हुआ, उसने क्योकार फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोचा और तुरंत उसे मैनुअल्स और वीडियोस की सारी डिटेल्स याद आ गई। गुड, एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब न्यूरल लिंक्स बनाना शुरू करना होगा। वह जमीन से उठा, सोफे पर जाकर बैठा और पूरी एकाग्रता के साथ न्यूरल लिंक्स बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ और घंटों बाद एरिक सोने चला गया। अगले दिन भले ही संडे था, उसे स्कूल जाना था, शायद बाकी टॉप स्टूडेंट्स के साथ फिर से ट्रेनिंग करने के लिए। अगले दिन एरिक की आंख खुलते ही उसे पता था कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। प्रोफेसर मैकेलिस्टर के साथ उसकी ट्रेनिंग कल ही शुरू हो चुकी थी और अपने टीचर की बातों से वह समझ गया था कि आगे की ट्रेनिंग काफी कठोर होगी। सिस्टम की वजह से उसे पहले से पता था कि उसे क्या करना है, कौन से मूव्स इस्तेमाल करने हैं, कैसे लड़ना है।
लेकिन मूव्स जानना और उन्हें सही तरीके से कर पाना ये दोनों बिल्कुल अलग बातें थीं। एरिक ने हमेशा की तरह अपनी क्वेस्ट चेक की और उन्हें एक्सेप्ट किया। फिर उसने नाश्ता बनाया और पहली क्वेस्ट कंप्लीट कर ली, इतनी आसानी से। उसके बाद प्रोफेसर मैकेलिस्टर के कहने के मुताबिक वह स्कूल जाने की तैयारी करने लगा और घर से निकल पड़ा। ट्रेन स्टेशन की तरफ जाते हुए एरिक ने देखा कि कई एम्बुलेंसेस एक ही दिशा में तेजी से जा रही थी। इतनी सारी एम्बुलेंसेस एक साथ देखकर वह चौंक गया। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या हो गया? उसके आगे चल रहा एक आदमी भी एम्बुलेंसेस को देख रहा था। एक्सक्यूज मी, एरिक ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है? इतनी सारी एम्बुलेंसेस क्यों जा रही हैं? उसने आदमी से पूछा, ऊपर से गुजरती एम्बुलेंसेस पर नजर रखते हुए। वह आदमी, जो करीब 50 की उम्र का था, चश्मा और लंबा कोट पहने हुए था। उसने एरिक को देखा और जवाब दिया, क्रिस्टल क्रॉस गैंग ने एक बैंक पर हमला किया है। इस हमले में बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं। समझ गया, एरिक ने कहा। क्रिस्टल क्रॉस गैंग एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, एक्सटॉर्शन और न जाने कितने गैरकानूनी धंधों में शामिल। ये न्यू अलेक्जेंड्रिया की सबसे डेंजरस गैंग मानी जाती थी, जिसे मिलिटरीज भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए थे। किसी को नहीं पता था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है, और इसके मेंबर्स बेहद ताकतवर इंडिविजुअल्स थे। एरिक को याद आया कि कुछ समय पहले उसने इसी गैंग के कुछ मेंबर्स को मिस्टर फॉक्स के फार्म पर देखा था, जब वे उससे पैसे वसूलने आए थे। ऐसी घटनाएं शहर में अक्सर होती थीं। पावर्स वाले लोगों को रोकना आसान नहीं था। आखिर एरिक ने ऊपर देखा। एम्बुलेंसेस की उसी दिशा में पुलिस कार्स भी जा रही थीं। साफ था कि वे सब बैंक की तरफ जा रही थीं। उसने उस आदमी का धन्यवाद किया और ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ गया। ट्रेन लेकर वह वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, जहां स्कूल स्थित था। स्कूल की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह सुनसान थी। न ऊपर उड़ती गाड़ियां, न ट्रैफिक। यह दृश्य अजीब था। एरिक कभी संडे को स्कूल नहीं गया था, इसलिए उसे इतनी खाली सड़कें देखने की आदत नहीं थी। स्कूल बिल्डिंग पहुंचने पर उसने देखा कि एंट्रेंस हॉल लगभग खाली था। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। तभी उसकी नजर प्रोफेसर मैकेलिस्टर, प्रिंसिपल हैरिस और एक अनजान आदमी पर पड़ी, जो उसकी तरफ आ रहे थे। एरिक, प्रिंसिपल हैरिस ने कहा। गुड मॉर्निंग सर, एरिक ने जवाब दिया। प्रिंसिपल का चेहरा काफी एंग्शियस लग रहा था, जैसे वह किसी बात से डरा हुआ हो। ये मिस्टर काइट हैं, क्रिस ने कहा। आज ये हमारे साथ रहेंगे। तुम इन्हें सिर्फ काइट कह सकते हो, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मिस्टर काइट करीब 20 की उम्र का जवान आदमी था। लंबा, पतला और गहरे रंग का सनग्लासेस पहने हुए। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, बाल काले थे और वह बेहद फॉर्मल दिख रहा था। उसने मिलिट्री अटायर पहन रखा था और एरिक को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी जू का जानवर हो। गुड मॉर्निंग सर, एरिक ने कहा और उससे हाथ मिलाया। काइट ने हल्का सा सिर हिलाकर हाथ मिलाया। सर, माफ कीजिए, ये आदमी यहाँ क्यों है और आज हम क्या करने वाले हैं? एरिक ने पूछा। आज हम तुम्हारी पावर को टेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल हैरिस ने कहा। समझ गया। प्रिंसिपल हैरिस अब भी नर्वस लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह बोला, चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम असल में कितने स्ट्रांग हो। एरिक को पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा। टेस्टिंग की तरफ जाते हुए प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने उसे सब कुछ समझा दिया। वे स्कूल की पहली मंजिल पर लगे एक बड़े लाल दरवाजे के सामने रुके। प्रिंसिपल ने दरवाजा खोला और एक तरफ हट गया। अंदर 3 आदमी कंप्यूटर्स पर काम कर रहे थे। स्क्रीन्स पर अलग-अलग एंगल से व्यूज दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ स्कूल वर्कर्स थे और कुछ टीचर्स भी। उनका काम था टेस्ट्स पर नजर रखना और रिजल्ट्स प्रिंसिपल को बताना। कई कैमरास भी लगे, जो हर एंगल से पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर रहे थे। कमरा काफी बड़ा था। कंप्यूटर्स के सामने कुछ कुर्सियां थीं, जहां आमतौर पर फैमिली मेंबर्स या गार्डियंस बैठते थे। उनके सामने एक छोटा पोडियम था, जिस पर लाल वेलवेट कुशन पर रखा एक ब्लूइश पर्पल बीड था। प्रिंसिपल हैरिस ने एरिक को देखा। तुम्हें पोडियम पर जाना है और जितनी मैना हो सके इस बीड में इंजेक्ट करनी है, उसने कहा। बस अपना हाथ बीड पर रखो, कोई नीडल वगैरह नहीं है। दोनों हाथ बीड पर रखो और मैना को फ्लो करने दो। एरिक ने सिर हिलाया। उसने अपनी जैकेट उतारी और एक कुर्सी पर रख दी। फिर वह पोडियम के पास गया और बीड के सामने खड़ा हो गया, ये इंतजार करते हुए कि बड़े लोग उसे शुरू करने को कहें। प्रिंसिपल हैरिस और मिस्टर काइट आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। इसी बीच एरिक के अंदर नर्वसनेस बढ़ने लगी। यही वो पल था जब उन्हें पता चलेगा कि उसका लेवल ई है। क्या वे निराश होंगे?
शायद उन्हें उम्मीद थी कि उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगी, या उसकी पावर जॉर्म स्केल पर ज्यादा ऊंचे रैंक की होगी। वहां वह डी रैंक्ड थी, बहुत बुरी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं। अब शुरू कर सकते हो, एरिक। प्रिंसिपल हैरिस की आवाज स्पीकर से आई। एरिक ने उनकी तरफ देखा, फिर बीड की ओर। उसने आंखें बंद की और स्टोन पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी मैना को शरीर के अंदर फ्लो होने दिया और स्फीयर की तरफ भेज दिया। कुछ ही देर में बीच से हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, यहां तक कि एरिक का चेहरा पूरी तरह रोशन हो गया। एरिक ने मिस्टर खाइट के चेहरे पर निराशा देखी। उन्हें पता चल गया। उसने मन ही मन सोचा, तो रिजल्ट क्या है? फेयरबिट स्केल पर तुम्हारा लेवल ई है, प्रिंसिपल ने उसे देखते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले ये एफ था, है ना? हाँ सर, मतलब मैं एक रैंक ऊपर आ गया, एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कंग्रेचुलेशंस, प्रिंस ने सपाट लहजे में जवाब दिया। थैंक यू, एरिक ने कहा। प्रिंसिपल और मिस्टर भा काइट ने टेस्ट से जुड़ी कुछ और बातें की। फिर प्रिंसिपल ने एरिक की तरफ देखा। हमें तुमसे एक और चीज करवानी है। क्या सर? अपनी नई पावर दिखाओ, मिस्टर काइट ने कहा। जितनी हो सके फुल स्ट्रेंथ पर। ऑल राइट। एरिक ने अपने बैकपैक से एक पेन निकाली और उसमें माना इंजेक्ट करने लगा। धीरे धीरे उस पेन के चारों ओर एक पतली सी कोटिंग बनने लगी। करीब 10 सेकंड बाद उसने माना देना बंद किया और मन में पेन को और शार्प होने का आदेश दिया। उसने पास रखी एक कुर्सी पर वार किया। कुर्सी दो हिस्सों में कट गई। मिस्टर काइट और प्रिंसिपल हैरिस इस डेमोन्स्ट्रेशन से संतुष्ट दिखे। गुड, मिस्टर काइट ने कहा। सच में? एरिक ने पूछा। हाँ, प्रिंसिपल हैरिस ने कहा। जॉर्म स्केल पर तुम्हारी पावर डी रैंक्ड मानी गई है। इसका मतलब है कि ये एक बहुत यूजफुल पावर है और कम मैना लेवल पर भी काफी अच्छी तरह काम करती है। ये सब एरिक पहले से जानता था। ये जानकारी बस टीचर्स के लिए नहीं थी। उसने मिस्टर काइट और प्रिंसिपल हैरिस को फिर से आपस में बात करते देखा। फिर प्रिंसिपल ने उसकी ओर देखा। अब तुम प्रोफेसर मैकेलिस्टर के साथ जा सकते हो। ऑलराइट सर। मेरे साथ आओ, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने कहा। दोनों कमरे से बाहर निकले और जिम की तरफ बढ़ गए। तुम्हें उस लड़के के बारे में क्या लगता है? प्रिंसिपल हैरिस ने पूछा। थोड़ी निराशा हुई, मिस्टर काइट ने जवाब दिया। आमतौर पर अवेकनर्स की पावर्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तुम जानते हो। हाँ, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसकी ब्रेन क्रिस्टल एफ रैंक्ड थी, प्रिंसिपल ने कहा। एक से ज्यादा रैंक जंप करना वैसे भी मुश्किल था। एफ जोन से बाहर निकल जाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आई गेस, मिस्टर काइट ने कहा। तुम उसके साथ क्या करने का इरादा रखते हो? वह अब भी एक अवेकनर है, मिस्टर काइट ने जवाब दिया। भले ही उसकी पावर बहुत ज्यादा न हो, लेकिन वह डबल न्यूरल लिंक्स बना सकता है और औसत से तो ज्यादा स्ट्रांग जरूर होगा। शायद वह सबसे बेहतरीन न बने, लेकिन एक अच्छा एजेंट तो बनेगा ही। प्रिंसिपल हैरिस ने कुछ नहीं कहा, बस मिस्टर काइट को देखते रहे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, मिस्टर काइट ने कहा। मुझे यहां जो देखा है उसकी रिपोर्ट देनी है। हाँ, हाँ, सेफ ट्रिप। सेफ पुल, हैरिस ने कहा। एरिक और प्रोफेसर मैकेलिस्टर जिम पहुंचे, जहां बाकी स्टूडेंट्स पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर मैकेलिस्टर, सबने एक साथ कहा। एम्बर जॉयस, एंडरसन वर्थिंगटन, ग्वेन लिंजी, फ्लॉयड वैल्डेज और नेथनियल मैकॉनेल भी वहीं मौजूद थे। प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने सबको देखा और कहा, आज हमारे पास पूरा दिन ट्रेनिंग के लिए है। पहले तुम सब अपनी पावर्स के साथ प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद कुछ मूव्स पर काम करेंगे और आखिर में हमेशा की तरह स्पैरिंग होगी। तुम सबको पता है कैसे चलता है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ने खड़े खड़े अपनी पावर्स की प्रैक्टिस शुरू की। एम्बर को जिम से बाहर जाना पड़ा क्योंकि उसकी पावर गैसेस से जुड़ी थी। वह अपने शरीर से कोरोसिव गैस फैला सकती थी। उस डेडली सब्सटेंस से सिर्फ वही सेफ रहती थी। जो भी उसके डोमेन में घुसता, उसकी मौत तय थी, जब तक कि एम्बर खुद उसकी जान न बचा ले। नेथानियल ने अपनी फोर्स फिस्ट की प्रैक्टिस करने का फैसला किया, मार्शल आर्ट्स के साथ उसे इस्तेमाल करते हुए। ये आसान नहीं था, लेकिन अगर वह इसमें सफल हो जाता तो वह सच में एक मर्डरस मशीन बन सकता था। वह एक प्रैक्टिस टारगेट के सामने ट्रेनिंग कर रहा था, जो चलता फिरता था, मैकेनिकल पंचेस मारता था और भारी डैमेज झेलने में सक्षम था। ग्वेन भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, लेकिन उसने अपना फॉर्म बदल लिया था। उसकी पावर उसकी स्किन और बोन्स को स्टील जितना सख्त बना देती थी, जिससे एक तरह का आर्मर बन जाता था। इससे वह फिजिकल डैमेज से बचती थी और जोरदार पंचेस मार सकती थी।
वह फ्लॉयड के साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रही थी। फ्लॉयड की पावर एनर्जी नेगेशन से जुड़ी थी। असल में वह मोमेंटम, स्पीड, हीट और ऐसी ही हर चीज को कम कर सकता था। उसकी पावर पूरी तरह डिफेंसिव थी, लेकिन जब तक उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी रहती, वह बिना किसी रेपरकशन के किसी भी ओपोनेंट का सामना कर सकता था। एंडरसन जिम के अंदर अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसकी पावर बेहद डिस्ट्रक्टिव थी। वह अपने शरीर से एक्सप्लोजन्स जनरेट कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह अक्सर बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स बन जाते थे। वह इस वक्त कोशिश कर रहा था कि अपने शरीर के कुछ हिस्सों तक एक्सप्लोजन्स को सीमित रखे, ताकि छोटे और कंट्रोल्ड बर्स्ट्स बना सके। इसी बीच एरिक प्रोफेसर मैकेलिस्टर के साथ था। प्रोफेसर अब भी उसे मूव्स दिखा रहे थे, ताकि वह उन्हें बेहतर तरीके से कर सके। एरिक को पहले से पता था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसने इस फाइटिंग स्टाइल की पूरी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में इंजेक्ट कर ली थी। वह बार बार मूव्स दोहराता रहा और धीरे धीरे उन्हें सही तरीके से करने लगा। गुड, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने कहा। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर, एरिक ने जोश में कहा। 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद एरिक की आंखों के सामने वही फेमिलियर नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, एरिक ने सोचा। कुछ और घंटों तक जिम में रहने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग के अगले फेज में जाने का फैसला किया और कई मूव्स की प्रैक्टिस की। एरिक को लगा कि टीचर बाकी स्टूडेंट्स से मूव्स सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि उसे दिखाया जा सके कि भविष्य में उसे क्या सीखना होगा। लेकिन उसे पहले से सब पता था, क्योंकि फाइटिंग स्टाइल की जानकारी वह पहले ही इंजेक्ट कर चुका था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को कई ग्रुप्स में बांट दिया गया। आखिर सबके अपने अपने दोस्त थे। नथानियल अपने 2 दोस्तों कार्ल मोरन और नटाशा पोप के साथ चला गया। एंडरसन भी 2 और लोगों के साथ चला गया। एम्बर, फ्लॉयड और ग्वेन एक साथ थे। कैफेटेरिया संडे को बंद था, इसलिए सब अपना खाना घर से लाए थे। जाहिर है किसी ने एरिक को नहीं बताया था। एरिक ने बाकी स्टूडेंट्स को खाते हुए देखा और अपनी किस्मत को कोसा। वह अकेला था, जेब में मुश्किल से जिंदगी चलाने लायक पैसे और कोई दोस्त नहीं। एम्बर ने एरिक को देखा, जो बाकी स्टूडेंट्स को पपी जैसी नजर से देख रहा था। उसने देखा कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। क्या हमें उसे कुछ खाने को देना चाहिए? किसे? ग्वेन ने पूछा। एरिक रोमानो को, एम्बर ने जवाब दिया। उस ट्रैश को, फ्लॉयड ने कहा। वह अब ट्रैश नहीं है, एम्बर ने कहा। तो फिर वह एक पंच भी ठीक से क्यों नहीं मार पाता? सीरियसली? तुम जानते हो ना, वह पूरे स्कूल का इकलौता अवेकनर है। सो व्हाट? सो हमें उसके साथ थोड़ा काइंड होना चाहिए, और वैसे भी वह काफी पिटिफुल लग रहा है। इफ यू से सो, फ्लॉयड ने कहा। थोड़ी सी बहस हुई और आखिर में फ्लॉयड ने एरिक से बात करने का फैसला किया। मैं संभाल लूंगा, उसने एम्बर से कहा। फ्लॉयड जमीन से उठा और एरिक की तरफ गया। उसने उसे थोड़ा अलग ले जाकर कहा, हे, हाय, एरिक ने जवाब दिया। भूख लगी है? फ्लॉयड ने पूछा। थोड़ी सी, एरिक ने कहा। मुझे नहीं पता था कि घर से खाना लाना होगा। फ्लॉयड ने उसे देखा और फिर कहा, हमारे साथ खाओगे? श्योर। हाँ। ऑलराइट देन, थैंक्स। दोनों एम्बर और ग्वेन के पास गए और जमीन पर बैठ गए। हेलो, एम्बर ने शालीन मुस्कुराए। एरिक और बाकी लोग बात करते रहे। एरिक काफी शाय था, ज्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों की बातचीत सुनना उसके लिए ताजी हवा जैसा था। वे हंस बोल रहे थे, इस बात से अनजान कि कुछ लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई अजीब क्रीचर्स हों। उन्हें देखो, कार्ल ने कहा, जो नथानियल का दोस्त था। वे उसे अपने बडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो नताशा ने कहा, मजाक कर रही हो? खाल बोला, 2 दिन पहले तक उसकी पावर ट्रैश थी, और अब बस इसलिए ट्रैश नहीं रहा क्योंकि वह थोड़ी सी कटिंग कर सकता है। हाँ, अवेकनर्स होने का यही तो पर्क है, दाशा ने कंधे उचकाते हुए कहा। वह अब भी वही पुराना ट्रैश है। तुमने देखा नहीं कि वह प्रोफेसर मैकेलिस्टर की क्लास ठीक से फॉलो भी नहीं कर पा रहा था? सो व्हाट? वह अवेकनर है, नताशा ने कहा। नथानियल, कुछ बोल, कार्ल ने कहा। किस बारे में? तुम सुन नहीं रहे थे, कार्ल चिढ़कर बोला। मैं आमतौर पर तुम्हारी बकवास नहीं सुनता। ऑक्श! नताशा हंस पड़ी, जबकि कार्ल ने नथानियल की तरफ पपी जैसा चेहरा बना लिया, जैसे उसकी मां को इंसल्ट कर दिया गया हो। मैं उस एरिक की बात कर रहा था। वह ट्रैश! नथानियल ने लापरवाही से कहा। देखा? कार्ल ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा। एम्बर उसके साथ खाना खा रही है, कार्ल ने फिर कहा।
तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बिच क्या करती है, नथानियल ने जवाब दिया। फिर उसने दूर से एरिक की तरफ देखा और कहा, वैसे भी ट्रैश तो ट्रैश ही रहता है। देखा, वह भी मुझसे एग्री करता है। वॉटेवर, नताशा ने कहा। लंच के बाद स्टूडेंट्स फिर से ट्रेनिंग में लग गए। स्पैरिंग का टाइम था, जिसमें एरिक हिस्सा नहीं ले सकता था क्योंकि उसके पास अभी स्किल्स नहीं थीं। वह क्योकार फाइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करता रहा जबकि बाकी लोग स्पैरिंग में बिजी थे। एरिक बाकी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता रहा और उसे कुछ अजीब लगा। नेथानियल, जो आमतौर पर सबके साथ प्रिक जैसा बिहेव करता था, यहां काफी पैसिव लग रहा था। एरिक ने सोचा कि शायद इसका कारण यह था कि अपनी स्ट्रॉन्ग पावर के बावजूद वह मार्शल स्किल्स में बाकी टॉप स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आगे नहीं था। उसने एंडरसन के बारे में सोचा। उसके पास BRH2C था, जो मैना कैपेसिटी के मामले में नेथानियल के बराबर था। लेकिन क्योंकि वह पावर बेहद अनस्टेबल थी और कंट्रोल करना मुश्किल था, उसका रैंक जॉर्म स्केल पर सिर्फ C था। फिर भी उससे होने वाला डैमेज नथानियल की पावर से कहीं ज्यादा था और इसी वजह से नथानियल उससे उलझना नहीं चाहता था। एम्बर को देखें तो वह अपनी कोरोसिव गैस को काफी दूर तक छोड़ सकती थी, छुपे हुए तरीके से लोगों को मार सकती थी और वह गैस इमारतों तक को नष्ट कर सकती थी। ये सब सोचकर नथानियल ज्यादा सावधान रहता था, जिससे बाकी टॉप स्टूडेंट्स परेशान हो जाते थे। यह सब काफी अजीब था क्योंकि नथानियल आमतौर पर सबके साथ बदतमीजी करता था। फोकस एरिक, प्रोफेसर मैकेलिस्टर की आवाज आई। यस सर, एरिक ने तुरंत कहा। कुछ देर बाद ट्रेनिंग खत्म हुई। एम्बर, जो अभी अभी एक और स्पार जीत कर आई थी, एरिक के पास आई। वह थकी हुई लग रही थी लेकिन ठीक थी। उसने पास आकर मुस्कुराया। आज कैसा अच्छा, एरिक ने जवाब दिया। गुड, मुझे खुशी है, उसने कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, वैसे मैंने तुम्हें अपनी पावर यूज करते नहीं देखा। ऐसा क्यों? ओह, प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने कहा है कि पहले मुझे मार्शल आर्ट्स पर फोकस करना चाहिए। यह सही है, एम्बर ने कहा। तुम काफी वीक हो। हाँ, मुझे पता है, एरिक ने उदास होकर कहा। डोंट वरी, प्रोफेसर मैकेलिस्टर की मदद से तुम जल्दी इंप्रूव कर लोगे। क्या वो इतने अच्छे हैं? एरिक ने पूछा। हैं? एम्बर ने कहा। उस लड़के को देखो। उसने एक स्टूडेंट की तरफ इशारा किया। साल की शुरुआत में वह पंच तक नहीं मार पाता था। लेकिन मेरे पास पूरा साल नहीं है, एरिक ने कहा। मिलिट्री स्कूल 3 महीने से भी कम समय में शुरू हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें मार्शल आर्ट्स पर फोकस करना चाहिए, एम्बर ने कहा। तभी ग्वेन और फ्लॉयड भी उनके पास आ गए और चारों साथ में बिल्डिंग से बाहर निकले। बाहर कुछ कार्स उनका इंतजार कर रही थी। वे जमीन से थोड़ी ऊपर फ्लोटिंग थीं। शायद एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड के पेरेंट्स ने भेजी थी। एरिक ने उन्हें एनवी से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। एम्बर ने उसकी नजर पकड़ ली। कोई प्रॉब्लम है? उसने पूछा। नहीं, एरिक ने कहा। बस सोच रहा था कि मुझे ट्रेन स्टेशन जल्दी पहुंचना होगा, वरना ट्रेन छूट जाएगी। राइड चाहिए? एम्बर ने पूछा। ग्वेन और फ्लॉयड ने उसे डिसबिलीफ से देखा। वह आमतौर पर किसी के लिए ऐसा नहीं करती थी। अगर तुम्हें दिक्कत न हो तो। बिल्कुल नहीं। चलो, एम्बर मुस्कुराई। उन्होंने ग्वेन और फ्लॉयड को गुड बाय कहा और कार में बैठ गए। ड्राइवर ने कोई सवाल नहीं किया जब एम्बर ने एरिक के घर की डायरेक्शन बताई। एरिक इससे पहले कभी इतनी लग्जूरियस कार में नहीं बैठा था। उसे एम्बर के साथ वहां बैठकर अजीब लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसके साथ इतनी अच्छी क्यों है। कार में हर तरह की लग्जरी थी। सीलिंग पर स्टारी स्काई प्रोजेक्शन, कुछ हिस्सों में डायमंड्स जड़े हुए, होलोग्राफिक स्क्रीन, यहां तक कि शैंपेन की बोतल भी। ब्लैक लेदर और गोल्ड ट्रिमिंग से भरा इंटीरियर बेहद एक्सपेंसिव लग रहा था। एरिक जानता था कि इसकी कीमत उसकी सोच से भी बाहर होगी। रास्ते में उन्होंने थोड़ी बातचीत की, ज्यादातर एरिक की जिंदगी के बारे में। वह सब शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत बता ही दिया। जब वे उसके घर के पास पहुंचे, कार रुकी। दोनों ने गुड बाय कहा। एरिक गेट से अंदर गया, अपनी फ्लोर पर पहुंचा, कीज से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। दिन काफी बिजार रहा था। वह सीधे किचन गया और कुछ खाने के लिए बनाने लगा। दिन में एम्बर ने जो दिया था वह काफी नहीं था और उसे जोरों की भूख लगी थी। डिनर के बाद उसने शावर लिया और थोड़ा रिलैक्स किया। फिर वह एक नया न्यूरल लिंक बनाने में लग गया। कई घंटों तक उसने पूरा फोकस रखा। स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनिपुलेट करके न्यूरल लिंक बनाना आसान नहीं था।
अब उसे समझ आ रहा था कि लोगों को इसमें महीनों क्यों लगते हैं और क्यों ज्यादातर लोग एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। एरिक ने महसूस किया कि स्पिरिचुअल एनर्जी उसके दिमाग के अंदर घूम रही है। एहसास अजीब था, लेकिन साथ ही नेचुरल भी। कॉन्सेंट्रेट करते करते उसे समझ आया कि एक नया न्यूरल लिंक पहले से ही बन चुका है, शायद वही जो उसकी शार्पनिंग पावर से जुड़ा था। सिस्टम ने शायद वह लिंक उसी समय एस्टैब्लिश कर दिया था जब अननोन थाइड की पावर अनलॉक हुई थी। उसे बस अब जाकर एहसास हुआ। एरिक ने स्पिरिचुअल एनर्जी पर और ध्यान लगाया। अचानक उसे कुछ और महसूस हुआ, एक अजीब सेंसेशन जो इंटेंसिटी में बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे वह क्रिस्टल से दिमाग की तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल कर रहा था। जब वह एहसास अपने चरम पर पहुंचा, एरिक ने महसूस किया कि स्पिरिचुअल एनर्जी उसके दिमाग के अंदर उफान मार रही है और तेजी से पूरे शरीर में फैल रही है। उसी पल उसे समझ आया कि उसने एक और न्यूरल लिंक बना लिया है, जिंदगी में पहली बार जो उसने खुद बनाया था। उस पल एरिक के फीलिंग्स बयान से बाहर थे। नया न्यूरल लिंक बनने की खुशी तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जो एहसास था, वह अचीवमेंट का था। वह सच में खुश था। वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। आखिरकार वह अपनी मीडियोक्रिटी की सीमाओं से बाहर निकल आया था। अब इस दूसरे न्यूरल लिंक के साथ एरिक खुद को किसी भी हालात के लिए तैयार महसूस कर रहा था। अब वह हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सकता था। इसके बाद एरिक ने इस नए न्यूरल लिंक पर ध्यान केंद्रित किया। उसे समझना था कि यह किस ब्रेन क्रिस्टल पावर से जुड़ा है, शार्पनिंग या प्लांट ग्रोइंग। कई बार स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करने की कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि यह नया न्यूरल लिंक उसकी ओरिजिनल पावर से जुड़ा हुआ है। किस तरह का इंप्रूवमेंट यह न्यूरल लिंक मेरी पावर में लाएगा? एरिक ने सोचा। यह साफ था कि ज्यादा न्यूरल लिंक्स होने से शरीर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो आसान हो जाता है, जिससे ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन खुद पावर का क्या? क्या वह ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी या ज्यादा स्ट्रांग? इसका जवाब पाने के लिए उसे खुद ही ट्राई करना था। स्टेटस, एरिक ने कहा। वह जानना चाहता था कि क्या बदला है। होस्ट इंफॉर्मेशन, एरिक रोमनो, एज 16 लेवल 2, एक्सपीरियंस 40 250 डीएनए पॉइंट्स 50, हेल्थ 220 220, स्पिरिचुअल एनर्जी 150 150 एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ 9, इंटेलिजेंस 7, डेक्सटेरिटी एनर्जी 6, available attributes point Shuni powers, biological supercomputer, powers brain crystal manipulation, brain crystal power extraction। ये brain crystal को absorb करने की अनुमति देता है, जिससे host उस crystal में मौजूद power हासिल कर सकता है। नोट, शरीर को उस power के इस्तेमाल के लिए DNA बदलना पड़ता है। DNA extraction देखें। Locked, brain crystal power strengthening ये energy attribute points प्राप्त करने की अनुमति देता है। डीएनए मैनिपुलेशन, डीएनए एक्सट्रैक्शन ये फॉरेन डीएनए को अब्सॉर्ब करने की अनुमति देता है, जिससे होस्ट उसे अपने शरीर में रेप्लिकेट कर सकता है। नोट, डीएनए बदलना एक धीमी प्रोसेस है और नई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। लॉक्ड, डीएनए स्ट्रेंथनिंग ये स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त करने की अनुमति देता है। एनालिसिस ये होस्ट को उसके आसपास के एनवायरनमेंट, प्लांट्स, क्रीचर्स और ओर्स की जानकारी देता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन इंजेक्टर ये जानकारी को सीधे दिमाग में इंजेक्ट करता है, टच पर आधारित। डिवाइस मैनिपुलेशन ये होस्ट को इलेक्ट्रॉनिक और स्पिरिचुअल एनर्जी से चलने वाले डिवाइसेस मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है, टच पर आधारित। होस्ट्स पावर प्लांट्स ई सिग्मा 2 ई रैंक्ड ये होस्ट को प्लांट्स की ग्रोथ तेज करने देता है। शार्पनिंग ई सिग्मा 1D रैंक्ड ये किसी भी चीज या बॉडी पार्ट को उसमें डाली गई स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा के अनुसार और ज्यादा शार्प बना देता है। स्किल्स, क्योकर हैंड टू हैंड स्टाइल बिगिनर फ्रेंड में डेवलप्ड एक मिलिट्री फाइटिंग स्टाइल। जैसा कि एरिक पहले से जानता था, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि डेक्सटेरिटी और इंटेलिजेंस भी बढ़ेंगी, लेकिन किस्मत से ऐसा हो गया। यह उसके लिए एक खुशगवार सरप्राइज था। अब करने को कुछ खास नहीं था और अगले दिन उसे स्कूल भी जाना था। इसलिए एरिक नहाया और सोने चला गया। अगली सुबह एरिक जब उठा तो खुद को काफी रिफ्रेश्ड महसूस कर रहा था। पिछली रात उसने बहुत सुकून की नींद ली थी। तैयार होते ही उसने दोनों डेली क्वेस्ट चेक करके एक्सेप्ट की, फिर ब्रेकफास्ट किया, जिससे पहली क्वेस्ट कंप्लीट हो गई। इसके बाद वह घर से निकलकर ट्रेन स्टेशन गया। रोज की तरह ट्रेन से सफर करके वह स्कूल पहुंचा। गेट खुला हुआ था और बहुत से लोग अंदर जा रहे थे, ज्यादातर फ्लाइंग कार्स से उतरकर।
आमतौर पर एरिक ऐसे लोगों से जेलस हो जाता था, लेकिन आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था, एक और पावर और बायोलॉजिकल सुपरकंप्यूटर। गेट पर पहुंचते ही उसने कई लोगों को उसे घूरते देखा। आ गया, ट्रैश एंड हो गया, और फिर भी ई रैंक्ड ब्रेन क्रिस्टल। अगर मैं उसकी जगह होता तो शर्म से मर जाता। कितना बेकार ट्रैश है, अवेकनिंग भी इसे ठीक नहीं कर पाई। ये सारी बातें उसी पर फेंकी जा रही थी। एरिक जानता था कि एक तरह से वे सही थे। आमतौर पर अवेकनर्स को अवेकनिंग के समय ब्रेन क्रिस्टल की स्पिरिचुअल एनर्जी कैपेसिटी में बड़ा जंप मिलता है। लेकिन एरिक ने असल में अवेकन नहीं किया था, उसने सिस्टम के जरिए नई ब्रेन क्रिस्टल पावर हासिल की थी। यह बात किसी को पता नहीं थी। लोगों को लगा कि एरिक डिफेक्टिव है, बस किस्मत से उसे एक और पावर मिल गई है। एरिक ने सब अनसुना किया और गेट के अंदर चला गया। रास्ते में उसने और लोगन को देखा जो बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। लोगों की बातें सुनकर वे रुक गए और एरिक की तरफ देखने लगे। तीनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो, और शायद था भी। आखिर उन्हें उसी स्कूल ट्रैश से हारने के बाद काफी ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी थी। एरिक ने उनकी परवाह नहीं की, बिल्डिंग के अंदर गया और क्लास चला गया। उसका दिन काफी शांत रहा। लोग उसे घूरते रहे, जिससे वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं आखिरकार फार्म जा सकता हूं, एरिक ने क्लास से निकलते हुए सोचा। उसी समय एम्बर, फ्लॉयड और ग्वेन भी अपनी क्लासेस से निकले और कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने एरिक को बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा। हे एरिक, एम्बर ने जोर से पुकारा। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। एरिक, लेकिन एरिक बहुत दूर था, उसने सुना नहीं। एम्बर, ग्वेन ने लगभग चिल्ला दिया। क्या? एम्बर ने कहा, जरा ध्यान रखो कि तुम क्या कर रही हो। एम्बर ने हर कोई डिसबिलीफ से उसकी तरफ देख रहा था। स्कूल गॉडेस और वह एरिक उस ट्रैश को बुला रही थी। वे एक दूसरे को कब से जानते थे? वह उसे क्यों बुला रही है, उन्हें क्यों नहीं? एम्बर शर्मा गई और तुरंत चिल्लाना बंद कर दिया। फिर वह अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया की तरफ चली गई। न्यू अलेक्जेंड्रिया के आसपास के जंगल में एक बीस्ट झाड़ियों और पेड़ों के बीच से आगे बढ़ रहा था। वह क्रीचर देखने में हेजहॉग जैसा था, लेकिन उसका साइज कम से कम दोगुना था। उसके स्पाइक्स हरे थे, किनारों पर काले टिंट के साथ, और उसका चेहरा एक बिल्ली जैसा था। उसकी टांगें सामान्य से थोड़ी लंबी थी, लेकिन स्पाइक्स पूरी तरह हेजहॉग जैसे थे। उसका मोटा शरीर उसे ज्यादा स्पीड नहीं देता था, लेकिन उसके स्पाइक्स बेहद घातक थे। वह एक कार्निवरस थाइड था जो सिर्फ जंगलों में रहता था, और जो भी जीव मिलता उसे खा जाता, इंसान भी। वह क्रीचर पश्चिम की ओर, शहर की दिशा में बढ़ रहा था। उसकी आंखें जुगनुओं की तरह लाल चमक रही थीं। कुछ ही देर में वह जंगल के बीच एक छोटे से क्लियरिंग में पहुंचा। आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल सुनहरा मैदान दिखा, गेहूं का खेत। बीस्ट धीरे धीरे उन सुनहरे पौधों की तरफ बढ़ा और हवा सूखने लगा, शिकार की तलाश में। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक सेंट मिली और वह तुरंत एक्शन में आ गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन अचानक किसी चीज से टकरा गया। पेन से वह गुर्राया, सिर उठाकर देखा, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। वह कंफ्यूज हो गया। उसने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं बढ़ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई चीज है जो उसे रोक रही है। बीस्ट ने अपने शरीर से उस इनविजिबल फील्ड को दबाने की कोशिश की और चलता रहा। वह कई किलोमीटर तक चलता रहा, और फिर अचानक वह अजीब बैरियर गायब हो गई। क्रीचर अंदर चला गया। वह सुनहरे गेहूं के खेत में आगे बढ़ा और धीरे धीरे स्टॉक्स के बीच गायब हो गया, अपने पीछे कोई निशान छोड़े बिना। एरिक ट्रेन में चढ़ा और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बाहर बदलता हुआ नजारा देखना ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। एक अजीब लेकिन दिलचस्प एहसास। खेतों और शहर के बीच का फर्क लगभग अविश्वसनीय था। फिर भी वह फर्क साफ दिखता था और हर बार उसे हैरान कर देता था। दूर से देखने पर शहर कितना छोटा लगता है, यह बात उसे हमेशा अजीब लगती थी। थोड़ी देर की यात्रा के बाद एरिक आखिरकार ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। वहां से वह मिस्टर फॉक्स के फार्म की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे विशाल गेहूं के खेत मिले जो होराइजन तक फैले हुए थे, और उन्हीं के बीच से गुजरते हुए उसे मिस्टर फॉक्स का फार्म पहुंचना था। रास्ते में उसने लोगों को खेतों में काम करते देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उसे नोटिस करने का वक्त ही नहीं था। कच्ची धूल भरी सड़क पर चलते हुए एरिक
कई बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी जिंदगी कैसे बदल गई थी, मिलिट्री स्कूल जाने के बाद सब कैसा होगा, एनरोलमेंट से पहले समर ब्रेक में उसे कितना काम करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ। उसकी जिंदगी अनसर्टेनिटी से भरी हुई थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि सिस्टम की वजह से उसकी जिंदगी अब बेहतर ही होने वाली थी। जब एरिक लगभग उस कच्चे रास्ते के अंत तक पहुंच चुका था, तभी उसने अपने दाईं ओर से आती हुई एक आवाज सुनी। उसने सामने के खेत की तरफ देखा और ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर आई, लेकिन एरिक समझ नहीं पाया कि वह कहां से आ रही है। कोई है यहां? उसने जोर से कहा। हेलो। उसी पल खेत के अंदर से एक टाइड बाहर निकला। फक! क्रीचर को देखते ही एरिक चिल्ला उठा। वह जानता था कि यह क्या है। स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया गया था। यह एक बुश हेजहॉग था। हॉस्टल डिटेक्टेड। इमरजेंसी क्वेस्ट। सर्वाइवल कंप्लीशन रिवॉर्ड्स। क्रीचर को मारने पर 150 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। क्रीचर से बच निकलने पर 80 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। दोनों ही हालात में 60 डीएनए पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, डेथ। किल और एस्केप द बुश हेजहॉग। नॉट अगेन! एरिक चिल्लाया जैसे ही वह बीस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल छाती में हथौड़े की तरह धड़कने लगा। एनालिसिस, एरिक ने कहा, और उसकी आंखों के सामने हमेशा की तरह एक विंडो खुल गई। स्पीशीज, बुश हेजहॉग। ब्रेन क्रिस्टल पावर, वेनमस मैना स्पाइक्स। डिमेंशन, लगभग 2.5 मीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर ऊंचा। डिस्क्रिप्शन, इस क्रीचर का चेहरा बिल्ली जैसा और शरीर हेजहॉग जैसा है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि इसके स्पाइक से टकराने से बचे। अप्रॉक्सिमेट लेवल 3, अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ 9, अप्रॉक्सिमेट इंटेलिजेंस 1, अप्रॉक्सिमेट डेक्सटेरिटी 8, अप्रॉक्सिमेट एनर्जी 16। स्टेटस देखने के बाद एरिक को समझ आया कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में वह क्रीचर उससे बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था। उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत कम थी, जैसा कि एरिक पहले से अंदाजा लगा चुका था। लेकिन उस बीस्ट की एनर्जी उसकी तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा थी। इसका मतलब साफ था, उसका ब्रेन क्रिस्टल एरिक के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। सिस्टम और उसकी जानकारी के मुताबिक उस क्रीचर के पास वेनमस मैना स्पाइक्स थे, जिनका इस्तेमाल वह उसे मारने के लिए जरूर करता। अब एरिक को अपनी इस हालत से निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसके पास कोई सीड्स नहीं थे जिन्हें वह उस क्रीचर पर फेंक सके, और न ही वह इतनी हालत में था कि पिछली बार की तरह पेड़ उछालकर उसे मार सके। फिर भी उसके पास शार्पनिंग पावर थी। प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास कोई वेपन नहीं था, और अपने शरीर का इस्तेमाल करना मतलब घायल होने का खतरा उठाना। एरिक पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, लेकिन बीस्ट की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा थी। उसकी मांसपेशियां उसे एरिक से कहीं तेज दौड़ने दे रही थी, और एरिक उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। हेल्प मी! हेल्प! उसने चिल्लाया, उम्मीद करते हुए कि कोई बड़ा आदमी सुन ले और उसकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। एरिक सोचता रहा, लेकिन दिमाग में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था। बीस्ट लगभग उस तक पहुंच ही गया था कि एरिक गेहूं के खेत के किनारे पहुंचा। अचानक उसने गेहूं की कुछ बालियां पकड़ ली। अपने हाथ में पकड़े पौधे को देखकर उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। यह डू और डाई है। एरिक ने स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल की। एनर्जी ब्रेन क्रिस्टल से दिमाग तक गई, फिर दिमाग से दिल तक, और वहां से उसके हाथों में पहुंची। उसने अपनी सारी बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही गेहूं की डंडी में इंजेक्ट कर दी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसने देखा कि स्पिरिचुअल एनर्जी उस डंडी को कोट कर रही थी, और जैसे ही उसने उसे शार्प होने की इच्छा की, एनर्जी पतली होती चली गई। एरिक अचानक पलटा और पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ते हुए बीस्ट का सामना किया। दोनों के बीच की दूरी तेजी से घटती गई, और वह पल आ गया जब बीस्ट इतना पास था कि एरिक का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच सकता था। उसी पल एरिक ने गेहूं की डंडी को क्रीचर की गर्दन की तरफ घुमाया। वह डंडी लगभग 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी थी, इतनी कि एरिक थोड़ी सेफ्टी में रह सके। जैसे ही वह बेहद शार्पन डंडी क्रीचर से टकराई, उसके शरीर को ढकने वाले स्पाइक्स आधे कट गए। डंडी गर्दन के बेस तक पहुंची और वहां एक गहरी जानलेवा चोट छोड़ गई, लेकिन डंडी उससे आगे नहीं बढ़ पाई। एरिक की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी नहीं थी कि वह डंडी को इतना शार्प बना सके कि सिर को पूरी तरह धड़ से अलग कर दे। अगर उसके पास कोई असली वेपन होता तो वह काम हो गया होता, लेकिन पौधा रिजिड नहीं था, और स्पाइक्स ने उसका मोमेंटम रोक दिया। बीस्ट दर्द से चीख उठा और तुरंत पीछे कूद गया, लगभग एरिक को अपने स्पाइक्स से छू ही लिया।
उसने अपने शरीर को झटका दिया, स्पाइक्स को आगे की तरफ खड़ा किया और उनमें स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करने लगा। उनके सिरों पर हल्की नीली चमक दिखाई देने लगी। क्रीचर अपने घाव से बहुत ज्यादा खून खो रहा था, फिर भी उसने एरिक पर हमला करने की कोशिश की। वह उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन एरिक ने डंडी को दाएं बाएं घुमाकर उसे पास नहीं आने दिया। एरिक को फाइटिंग का कोई खास नॉलेज नहीं था। वह बस अपने इस जुगाड़ू हथियार को घुमाता रहा, क्रीचर को दूर रखने के लिए, उम्मीद करते हुए कि वह खून बहने से खुद ही मर जाए अगर वह इतना बेवकूफ हुआ कि हमला करता रहा। कुछ देर बाद बीस्ट थकने लगा। उसकी स्पाइक्स पीछे की तरफ झुक गई, उसकी पीठ की ओर इशारा करने लगी और फिर वह गेहूं के खेत की तरफ भागने लगा। अब एरिक के सामने दो चॉइसेस थी। अगर वह बस क्रीचर को भगा देता तो उसे एस्केप माना जाता, 80 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 60 डीएनए पॉइंट्स मिलते। लेकिन अगर वह उसे मार देता तो उसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता, क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी और मैना कन्वर्जन भी। एरिक ने वही किया जो 2 हफ्ते पहले वह अपने लिए इम्पॉसिबल मानता था। वह क्रीचर के पीछे दौड़ पड़ा, उसे मारने के इरादे से। अगर वह उसे मार पाता तो वह उसका ब्रेन क्रिस्टल पावर अब्सॉर्ब कर सकता था, एक और न्यूरल लिंक बना सकता था और मिलिट्री में सर्वाइव करने का एक नया तरीका हासिल कर सकता था। और इसी इरादे के साथ एरिक गेहूं के खेत में भागते हुए उस बीस्ट के पीछे दौड़ने लगा। बुश हेजहॉग खेत के आर पार भागता चला जा रहा था। एरिक उसकी पूंछ पर था, ये सोचते हुए कि ये क्रीचर आखिर जा कहां रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई तय दिशा ही नहीं है, बस इधर उधर भागते हुए कहीं भी पहुंच सकता था। एरिक ने उसे मारने का फैसला किया था ताकि एक्सपीरियंस मिल सके, लेकिन गेहूं की फसल इतनी ऊंची थी कि क्रीचर आसानी से उसकी नजरों से ओझल हो सकता था। यही रिस्क था। बीस्ट के पीछे छूटती हुई ट्रेल ही एरिक को उसका पीछा करने में मदद कर रही थी, कम से कम तब तक जब तक उनके बीच बहुत ज्यादा झाड़ियां और अंडरग्रोथ नहीं आ रही थी। लेकिन आगे वेजिटेशन और घनी होती चली गई और एरिक के लिए क्रीचर को फॉलो करना मुश्किल हो गया। ऊंचे गेहूं के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वही चीजें जो आसमान के बैकग्राउंड में साफ दिखती थीं और वह ब्लड ट्रेल जो क्रीचर पीछे छोड़ रहा था। फिर अचानक गेहूं का खेत खत्म हो गया। अगले ही पल एरिक खुद को एक जंगल के अंदर खड़ा पाया। पेड़ बेहद विशाल थे, उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं और पत्ते ओक या बीच जैसे लग रहे थे। पेड़ इतने पास पास खड़े थे कि मिलकर हरियाली की मोटी दीवारें बना रहे थे, खिंचता जो ऊपर से छनकर आने वाली रोशनी के अलावा बाहर की हर चीज को काट रही थी। इस नए माहौल में कदम रखते ही एरिक को एहसास हुआ कि वह सिविलाइजेशन से कितना दूर आ चुका है। यहाँ पक्षियों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसने जंगल में किसी और चीज की हल्की सी हलचल सुनी, कभी आती कभी गायब हो जाती। इससे एरिक को लगा कि क्रीचर कहीं पास ही है, शायद किसी झाड़ी या पेड़ के पीछे छिपा हुआ, हमला करने या भागने का मौका तलाशते हुए। एरिक बेहद सावधानी से इन अजीब से जंगल के दानवों के बीच आगे बढ़ने लगा। वह नहीं चाहता था कि किसी ऐसी चीज से टकरा जाए जो झाड़ियों के पीछे छिपी हो और उसे खतरे में डाल दे। चलते चलते वह टाइड के खून के निशान ढूंढता रहा और थोड़ी देर बाद आखिरकार उसे ट्रेल मिल ही गई। उसने अपनी शार्पन की हुई गेहूं की डंडी को कसकर पकड़ा और ब्लड ट्रेल के पीछे बढ़ा। निशान उसे एक झाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, जैसा कि उसने सोचा था। एक डंडी की मदद से एरिक ने धीरे धीरे झाड़ी के पत्ते हटाए। अंदर बुश हेजहॉग जमीन पर तड़प रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, आंखें डर से बाहर निकली हुई थीं। वह किसी तरह घिसटकर दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह अपना शरीर सीधा भी नहीं कर पा रहा था। हर सांस के साथ उसके मुंह से एक धीमी कराह निकलती और जब भी वह पलटने की कोशिश करता, दयनीय तरीके से कराह उठता। एरिक कुछ पल तक उस बेबस, कांटों से ढके क्रीचर को देखता रहा। फिर उसने बिना देर किए वार किया। उसने क्रीचर के पेट के किनारे 2 गहरे वार किए, जिससे एक बड़ी सी चोट खुल गई और गाढ़ा गहरा लाल खून बहने लगा। कुछ ही सेकंड बाद थाइड मर गया और खून बहना रुक गया। एक नोटिफिकेशन एरिक के दिमाग में गूंज उठा। हॉस्टाइल क्रीचर किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%। Mana successfully absorbed. Starting converting procedure. 3, 2, 1, 0. Mana successfully converted into experience. 50 experience points awarded to the host. इसके साथ ही quest की rewards भी confirm हो गए। Level up. Host is advised to collect the creature's brain crystal
and a sample of blood. इसे कहते हैं अच्छी हार्वेस्ट, एरिक बुदबुदाया। उसका दिल अब भी जोर-जोर से धड़क रहा था। बिना घायल हुए एक खतरनाक प्रेडेटर को मारने का एक्साइटमेंट अभी उतरा नहीं था। लगता है मुझे इसका ब्लड कलेक्ट करना होगा और ब्रेन क्रिस्टल निकालना होगा, उसने कहा और तेज कदमों से मरे हुए क्रीचर की तरफ बढ़ गया। क्रीचर का ब्लड चखने और उसका ब्रेन क्रिस्टल निगलने का ख्याल ही एरिक का पेट मरोड़ रहा था। लेकिन वह जानता था, या तो यह या फिर हमेशा वीक बने रहना। एक और ब्रेन क्रिस्टल पावर पाने का मौका वह कैसे छोड़ सकता था? उसने खुद को मेंटली तैयार किया, क्रीचर के घाव में उंगली डाली, खून में डुबोई और फिर उसे चाट लिया। ये बहुत ही घटिया टेस्ट का है। तुरंत एक और नोटिफिकेशन आया। Bush hedgehog's blood acquired. Starting analysis. Analysis complete. 50 DNA points are required to extract the DNA. 120 DNA points detected. Commencing extraction? नहीं, एरिक ने कहा। मुझे पहले घर पहुंचना होगा। खाली बैठे रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने गेहूं की डंडी उठाई और क्रीचर का सिर चीरना शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंदर का नजारा बेहद घिनौना था, हरे पीले तरल और सफेद चिपचिपे गू से भरा हुआ। एरिक को सिर के किसी भी हिस्से को छूने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ब्रेन क्रिस्टल निकालने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। उसने अपनी बाहें चढ़ाईं और अपने हाथ उस नरम गीले दिमाग के अंदर डाल दिए। ज्यादा खोज नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही उसे वह छोटा ट्रांसलूसेंट बीड मिल गया, जो दिमाग के अंदर गहराई में जरा हुआ था और लगभग एक सिक्के के बराबर था। उसने उसे दाएं हाथ से निकाल लिया। बैकपैक से निकाले सफेद टिश्यू से क्रिस्टल पर लगे खून और दिमाग के आखिरी अंश साफ किए और फिर उसे पूरा का पूरा निगल लिया। एक और नोटिफिकेशन गूंज उठा। बुश हेजहॉग्स ब्रेन क्रिस्टल acquired. Starting analysis. Analysis complete. 50 DNA points are required to extract the power. 120 DNA points detected. Extraction is not advised. The host has incompatible DNA. Extraction aborted. यह वही मैसेज था जो उसे पिछली बार अननोन थाइड का ब्रेन क्रिस्टल अब्सॉर्ब करते वक्त मिला था। सब खत्म करने के बाद एरिक ने अपने आसपास को ध्यान से देखा। वह इस समय जंगल के अंदर था, जो अजीब था, क्योंकि उसकी जानकारी में बैरियर के अंदर कोई जंगल था ही नहीं। पेड़ बेहद ऊंचे और घने थे, ऊपर लगभग एक सॉलिड कैनोपी बना रहे थे। यहाँ झाड़ियों और छोटे छोटे जानवरों के अलावा कुछ नहीं था। वे हार्मलेस लग रहे थे। एरिक धीरे धीरे उस जगह से दूर चल पड़ा जहां बुश हेजहॉग की लाश पड़ी थी और उसी रास्ते से वापस जाने लगा जहां से आया था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वह फिर से गेहूं के खेत के सामने पहुंचा और तभी वह किसी अदृश्य चीज से टकरा गया। ये क्या बकवास है? ये क्या है? एरिक ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेलियां किसी ठोस लेकिन दिख न देने वाली दीवार से टकरा रही थी, एक इनविजिबल वॉल जो उसे मिस्टर फॉक्स के फार्म की तरफ जाने से रोक रही थी। फक! अब उसे समझ आ गया। वह बैरियर के बाहर था। यही एकमात्र लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। सीनरी का बदल जाना और यह अदृश्य दीवार जो उसे वापस नहीं जाने दे रही थी। एरिक घबरा गया। उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। अगर वह बैरियर के बाहर फंस गया था, तो इसका मतलब था कि वह थाइड्स का शिकार बन सकता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। क्या सच में बैरियर से बाहर निकलना मुमकिन था? किसी ट्रिक, एक्सीडेंट या पावर की वजह से? जबकि कहा जाता था कि यह नामुमकिन है। एरिक ने दीवार के साथ साथ चलना शुरू किया, हाथों से उस इनविजिबल सरफेस को टटोलते हुए, अपनी हालत का कोई जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए। और तभी उसने बुश हेजॉग की छोड़ी हुई ब्लड ट्रेल देखी। उसी पल उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। एक जगह जब उसने बैरियर को छुआ तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एरिक ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और किसी चमत्कार की तरह उसका हाथ बैरियर के आर पार चला गया। क्या? उसने फिर से हाथ हिलाया, दाएं बाएं बैरियर को टटोलते हुए। यहां यहां तो होल है, एरिक ने हैरानी से कहा। युवा आदमी ने बैरियर पार किया और व्हीट फील्ड में दाखिल हो गया। किस्मत से वहां कोई दिखाई नहीं दिया, तो एरिक ने बिना रुके वापस सिविलाइजेशन की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते हुए उसके दिमाग में बस बैरियर का ख्याल घूम रहा था। उसने अभी अभी खुद देखा था कि उसमें एक काफी बड़ा होल मौजूद है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्रीज को अब तक इसका पता कैसे नहीं चला। इसके अलावा वह अंदर ही अंदर उलझा हुआ था। एक तरफ वह इस होल का फायदा उठाकर लो लेवल थाइड्स को मार सकता था। ये बेहद खतरनाक था, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन बदले में उसे और पावर्स मिल सकती थी।
दूसरी तरफ अगर बहुत सारे थाइड्स को इस रास्ते का पता चल गया तो शहर के अंदर तबाही मच सकती थी। कई लोगों की मौत भी हो सकती थी। जानते हो क्या? स्क्रू देम। एरिक बुदबुदाया। जिंदगी भर मुझे बुली किया गया, पीटा गया, मेरा मजाक उड़ाया गया। अगर वो मरते हैं तो मरें। आई डोंट गिव अ फक। एरिक गोल्डन व्हीट फील्ड के बीच से चलता रहा जब तक कि वह अनपेव्ड रोड पर नहीं आ गया। आखिरकार मिस्टर फॉक्स के फार्म की तरफ जाते हुए एरिक ने अपना स्टेटस खोलकर देखा। होस्ट एरिक रोमानो, एज 16 लेवल 3 एक्सपीरियंस शूनी 323 120 हेल्थ 220 220 मैना 20 150 एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 9 इंटेलिजेंस 7 डेक्सटेरिटी पानर्जी 6 available attributes point 5 powers biological supercomputer powers brain crystal manipulation ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्सट्रैक्शन ब्रेन क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने देता है जिससे होस्ट उस पावर को हासिल कर सकता है। नोटिस पावर इस्तेमाल करने के लिए डीएनए बदलना जरूरी है। डीएनए एक्सट्रैक्शन देखें। लॉक्ड लॉक्ड ब्रेन क्रिस्टल पावर स्ट्रेंथनिंग एनर्जी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल करने देता है। डीएनए मैनिपुलेशन डीएनए एक्सट्रैक्शन फॉरेन डीएनए को अब्सॉर्ब करने देता है और उसे बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है। नोटिस डीएनए बदलना एक स्लो प्रोसेस है और नए ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। लॉक्ड 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 डीएनए स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल करने देता है। एनालिसिस होस्ट को सराउंडिंग्स प्लांट्स क्रीचर्स और ओर्स की जानकारी देता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन इंजेक्टर टच के जरिए सीधे ब्रेन में इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करता है। डिवाइस मैनिपुलेशन टच के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और मैना ड्रिवन डिवाइसेस को मैनिपुलेट करने देता है। Hosts powers rapid growth. Plants is sigma 2e ranked. Plants को तेजी से grow करने देता है। Sharpening is sigma 1d ranked. Imbued mana की quantity के हिसाब से किसी भी चीज या body part को sharp बना देता है। Skills Kyokar hand to hand style. Beginner फ्रैंट मिलप की गई military fighting style. अब उसके पास 5 attribute points थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ लगाए। अगर वह स्ट्रेंथ बढ़ाता तो उसके मसल्स ज्यादा मजबूत होते, वह ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट बनता। डेक्सटेरिटी बढ़ाने से एजिलिटी और आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होती, जो ट्रेनिंग के लिए काफी काम की थी। एनर्जी बढ़ाने से हेल्थ और मैना दोनों बढ़ते और उसे मैना की सच में बहुत जरूरत थी। इंटेलिजेंस उसे ज्यादा स्मार्ट बनाती, मेमोराइजेशन बेहतर होता, लेकिन उसके पास बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर पहले से था जिसमें वह जितनी चाहे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता था। इंटेलिजेंस चुनना तभी समझदारी होती जब वह देख पाता कि उससे असल में कितना फर्क पड़ता है। अभी उसे उसकी जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसने तय किया कि एनर्जी, डेक्सटेरिटी और स्ट्रेंथ में पॉइंट्स बांटे जाए ताकि बैरियर के बाहर थाइड से लड़ते वक्त वह तेज, फुर्तीला और ताकतवर हो। उसने डेक्सटेरिटी और स्ट्रेंथ में 2-2 पॉइंट्स डाले और एनर्जी में 1। कुछ देर बाद एरिक आखिरकार मिस्टर फॉक्स के फार्म पर पहुंच गया। हमेशा की तरह वह उसे खेत में काम करते हुए दिखा। एरिक ने हाथ हिलाया। आदमी ने भी हाथ हिलाया और चिल्लाया, आज बड़ा टाइम लगा दिया, हाँ? गुड मॉर्निंग मिस्टर फॉक्स। एरिक ने हल्की सी सार्केज्म के साथ जवाब दिया। किसान ने काम रोककर उसे ध्यान से देखा। आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, ज्यादा खुश। ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं अवेकनर हूं। क्या? अवेकनर? मजाक कर रहे हो? तुम अवेकनर? इतना अनबिलीवेबल है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर फॉक्स ने माफी भरी नजर से कहा। तो मिलिटरीज आ चुके हैं? हाँ, कल मेरी पावर टेस्ट हुई थी। रिजल्ट क्या रहा? इस सिग्मा 1d फेयर बिट्स पर ई। तुमने कहा था अवेकन हुए हो, यूजुअली जंप्स ज्यादा होते हैं। हाँ पता है, एरिक ने कंधे उचकाए, लेकिन जॉर्म पर मुझे डी रैंक्ड पावर मिली है। इतना बुरा भी नहीं है। ज्यादा न्यूरल लिंक्स बनाऊंगा तो मैना की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम कहते हो तो, मिस्टर फॉक्स बोला। तुम्हारी पावर है क्या? मैं चीजों को शार्प बना सकता हूं। काफी यूजफुल है। जरूर। एरिक ने पास पड़ी एक ट्री ब्रांच उठाई, वही पेड़ जिसकी टहनी उसने दूसरे दिन ग्रो की थी, और उस पर अपनी पावर इस्तेमाल की। फिर उसने उसे फेंस पर मारा जहां एक गहरी सी कट लग गई। कूल है, मिस्टर फॉक्स मुस्कुराया। खुश हूं तुम्हारे लिए किडो। थैंक्स। अब काम शुरू करो। तुम्हें 18 पर स्कूल वापस जाना है ना? हाँ। दोनों ने कई घंटों तक खेत में काम किया। जब एरिक के जाने का वक्त आया, मिस्टर फॉक्स ने उसे पैसे दिए और एरिक स्कूल की तरफ निकल पड़ा।
ट्रेन स्टेशन पहुंचकर वह हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठ गया और बाहर का नजारा देखने लगा, खेतों से शहर में बदलता हुआ। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही वह सीधे स्कूल चला गया। वहां उसने कई स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते, पावर्स प्रैक्टिस करते या दोस्तों के साथ टाइम बिताते देखा। एरिक जिम की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात नथानियल और उसके दोस्तों से हुई। एरिक ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि नथानियल से दूर रहना ही बेहतर है। नथानियल ने बस एक नजर उसे देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जिम पहुंचकर एरिक ने चेंजिंग रूम में कपड़े बदले। हॉल में पहुंचते ही उसे फ्लोइड, एम्बर और ग्वेन दिखे। एम्बर ने उसे देखकर हाथ हिलाया और पास बुला एरिक। हाय एम्बर। एम्बर के इस बर्ताव से एरिक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। वह ऐसी अटेंशन का आदी नहीं था और सच कहें तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रहा था। फिर भी कभी कभी बिना मजाक उड़ाए बात करने वाला कोई मिल जाए तो अच्छा ही लगता है। दोनों थोड़ी देर बात करते रहे। एरिक पूरे समय मुस्कुरा रहा था। तभी प्रोफेसर मैकेलिस्टर की आवाज आई। हो गया? उन्होंने कहा। अच्छा, अब यूजुअल ट्रेनिंग शुरू करते हैं एरिक। तुम हमेशा की तरह मेरे साथ ट्रेन करोगे, बाकी सब जानते हैं उन्हें क्या करना है। एक्सरसाइजेस के बाद स्पार करना मत भूलना। यस सर, सबने एक साथ जवाब दिया। ट्रेनिंग शुरू हुई। एरिक ने भी रूटीन फॉलो किया। 1 घंटा बीतते ही उसके दिमाग में फेमिलियर नोटिफिकेशन गूंज उठा। क्वेस्ट कंप्लीट, एरिक ने सोचा। अचानक आई नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान पल भर के लिए भटका दिया और वही पल प्रोफेसर मैकेलिस्टर की नजर से बच नहीं पाया। एरिक! क्या सर? ट्रेनिंग के दौरान डे ड्रीमिंग बंद करो। सॉरी सर। इसके बाद ट्रेनिंग हमेशा की तरह चलती रही। कई घंटों बाद मैकेलिस्टर ने सबको रुकने का इशारा किया। ऑलराइट गाइस, उन्होंने कहा। जैसा कि तुम सब जानते हो, स्कूल खत्म होने में 1 महीने से भी कम बचा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना बंद कर दोगे। जब तक तुम मिलिट्री एकेडमी में एनरोल नहीं हो जाते, तब तक तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने आवाज सख्त कर ली। मैं मीठी बातें नहीं करूंगा। मिलिट्री स्कूल में घुसते ही हेल शुरू होगा। ट्रेनिंग ब्रूटल होगी। रोज स्पारिंग करवाई जाएगी। कई तरह के टेस्ट्स होंगे। स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन्स भी होंगी। और ये मत सोचना कि यहाँ बेस्ट स्टूडेंट होना वहाँ कुछ भी मतलब रखता है। उन्होंने सबको घूर कर देखा। वहां दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी होंगे और वो कोई जोक नहीं होंगे, समझे? यस सर, सबने एक साथ जवाब दिया। डिसमिस्ड। स्टूडेंट्स शावर्स की तरफ बढ़ गए। एरिक भी वही कर रहा था कि तभी प्रोफेसर मैकेलिस्टर ने उसे बुलाया। एरिक! एरिक तुरंत मुड़ा। यस सर। क्या तुम घर पर एक्स्ट्रा लेसन्स ले रहे हो? टीचर ने पूछा। वाई? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नो सर। टीचर ने हल्की सी स्mirk के साथ कहा। लगता है तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो जितना मैंने सोचा था। एस सर, अगर पूछ सकूं, क्यों? एरिक ने कहा। क्योंकि तुम ऐसे मूव कर रहे हो जैसे कई महीनों की ट्रेनिंग कर चुके हो। रियली? एरिक अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे पता था, ये बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर, ब्रेन में इंजेक्ट की गई इंफॉर्मेशन और बढ़ी हुई डेक्सटेरिटी का असर था। ज्यादा हवा में मत उड़ो किडो, टीचर ने हल्की चिढ़ के साथ कहा। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। स्पैरिंग के लिए तुम अभी रेडी नहीं हो और भगवान ही जानता है तुम्हें उसकी कितनी जरूरत है। यस सर। अब जाओ। यस थैंक यू सर। एरिक नहाने चला गया। जब वह बाहर निकला तो एम्बर, ग्वेन और फ्लोइड उसे शावर रूम के बाहर इंतजार करते मिले। हे एरिक, एम्बर बोली। हाय गाइस। फ्लोइड और ग्वेन ने एक दूसरे को देखा। फिर एरिक को उसका ये फ्रेंडली बिहेवियर उनके लिए अनयूजुअल था। क्या तुम्हें फिर से राइड चाहिए? एम्बर ने पूछा। वेल, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो, एरिक बोला। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। चारों मेन एंट्रेंस की तरफ चल पड़े, बातें करते हुए। गेट से बाहर निकलते ही एरिक ने कुछ अजीब नोटिस किया। लोग उन्हें घूर रहे थे। पहले उसने ध्यान नहीं दिया। उसे ऐसे रिएक्शंस की आदत थी। लेकिन नजरें और ज्यादा इंटेंस हो गई। कुछ लोग इशारे कर रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। कुछ पलों बाद एरिक समझ गया, वो एम्बर के साथ था। एम्बर खूबसूरत थी और स्कूल का ट्रैश उसके साथ चलते देखना लोगों के लिए अजीब नजारा था। उसी पल एरिक को शक हुआ। अगर एम्बर की इंटेंशन सच में अच्छी थी, तो उसने उससे पहले बात क्यों नहीं की? उससे पहले कि सबको पता चले कि उसके पास एक और पावर है? एम्बर उसके बगल में चल रही थी, उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। एरिक ज्यादातर चुप ही रहा। ये उसके लिए नॉर्मल था। गेट पार करने के बाद सब अपने अपने कार्स की तरफ चले गए। एरिक एम्बर की गाड़ी में बैठा। जैसे ही वो अंदर गया, स्टूडेंट्स की विस्पर्स और तेज हो गई।
ज्यादा समय नहीं लगा और एरिक घर पहुंच गया। रास्ते में एम्बर ज्यादा बोलती रही, अपने बारे में बताती रही। एरिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। घर पहुंचकर एरिक ने पोलाइटली गुड बाय कहा और अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने चैन की सांस ली। लोगों से बात करना, खासकर लड़कियों से, यह सब उसके लिए ऑकवर्ड था। अक्सर वह कुछ न कुछ एम्बेरसिंग बोल ही देता था। एरिक काउच पर ढह गया और लगभग 10 मिनट आराम किया। फिर बोला, सिस्टम, बुश हेजहॉग से डीएनए एक्सट्रैक्शन शुरू करो। सिस्टम रेडी, 50 डीएनए पॉइंट्स यूज्ड, कमेंसिंग एक्सट्रैक्शन। होस्ट इज एडवाइज्ड टू ले ऑन अ बेड। एरिक काउच पर लेट गया। सिस्टम ने जैसे ही काम शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर को खींच रहे हों। वही पुराना अनबेरेबल पेन लौट आया। अह, मैं कभी इसका आदी नहीं हो पाऊंगा। वह करा उठा। आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। उसने चीखें रोक ली, जब तक कि वो बस टूटे हुए विस्पर्स बनकर रह गईं। लगभग 10 सेकंड्स बाद उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दर्द धीरे धीरे कम हुआ। एरिक ने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, तभी नोटिफिकेशन गूंज उठा। Your DNA is now able to accommodate the Bush Hedgehog's brain crystal power. Good. Procedure shuru karo. Bush Hedgehog's brain crystal already analyzed. System ready. DNA points used. Commencing extraction. 2 hours and a half required to complete the extraction. Host is advised to lay on a bed. Eric पहले से couch पर था तो वहीं लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसे पता था, प्रोसेस खत्म होते ही उसके पास सिर्फ नई पावर ही नहीं होगी, बल्कि एक नया न्यूरल लिंक भी होगा। 2 घंटे और 30 मिनट तक एक्सट्रैक्शन चलता रहा। इस दौरान एरिक बेहोश था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसका शरीर किन बदलावों से गुजर रहा है। जब एक्सट्रैक्शन पूरा हुआ, एरिक की आंखें खुली। उसे लगा था कि उसके अंदर एनर्जी की कोई जबरदस्त लहर दौड़ेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी उसे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपना स्टेटस खोला। नेम एरिक रोमानो, एज 16 लेवल, टीन एक्सपीरियंस 10 313 डीएनए पॉइंट्स 30, हेल्थ 240 240, स्पिरिचुअल एनर्जी 170 एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ 11, इंटैक्ट डेक्सटेरिटी 7, एनर्जी 7, available attributes point, Shuni powers biological supercomputer, powers, brain crystal manipulation, brain crystal power extraction, brain crystal को absorb करने देता है, जिससे host उस power को हासिल कर सकता है। Notice, power इस्तेमाल करने के लिए DNA बदलना जरूरी है। DNA extraction, brain crystal power strengthening, energy attribute points हासिल करने देता है। DNA manipulation, DNA extraction, फॉरेन डीएनए को अब्सॉर्ब करने देता है और बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है। नोटिस, डीएनए बदलना एक स्लो प्रोसेस है और नए ब्रेन क्रिस्टल पावर्स इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। लॉक्ड, लॉक्ड, लॉक, डीएनए स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और डेक्सटेरिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल करने देता है। एनालिसिस, प्लांट्स, क्रीचर्स और ओर्स की जानकारी देता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन इंजेक्टर, टच के जरिए सीधे ब्रेन में इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करता है। डिवाइस मैनिपुलेशन, टच के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रिवन डिवाइसेस को मैनिपुलेट करता है। होस्ट्स पावर्स, रैपिड ग्रोथ, प्लांट्स ई सिग्मा 2 ई रैंक्ड, प्लांट्स को तेजी से ग्रो करने देता है। शार्पनिंग, मो 1 डी रैंक्ड, इम्ब्यूड स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी के हिसाब से किसी भी चीज या बॉडी पार्ट को शार्प बना देता है। मैना पॉइजनस स्पाइक्स, ई सिग्मा 1 ई रैंक्ड, यूजर की पीठ से इथेरियल पॉइजनस स्पाइक्स बनाता है। टॉक्सिसिटी और स्पाइक्स की लेंथ इस्तेमाल की गई स्पिरिचुअल एनर्जी पर डिपेंड करती है। स्किल्स, क्योकार हैंड टू हैंड स्टाइल बिगिनर में डेवलप की गई मिलिट्री फाइटिंग स्टाइल,